नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया बस अपने कुछ मत रखने के लिए, जिसमें मैं कह रहा था कि मैं क्यों इंसिस्ट करता हूँ और निवेदन करता हूँ आप लोगों से सब्सक्राइब करने को, लाइक और शेयर करने को, इन वीडियोस को अपने सर्कल में और कमेंट्स करने को। तो दोस्तों, समय समय पर यह भूमिका मुझे देनी होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये इंक्वायरी में बाधक नहीं बनेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ उन फ्रेमवर्क्स की बात करना चाहूँगा जिन फ्रेमवर्क्स के आधार पर या जिन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर हम ये पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो कुछ एक शब्द, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स जो हम बार बार यूज़ करते हैं, उस पर पुनर्वलोकन करेंगे, उसकी कुछ उदाहरण लेंगे और कुछ उसके पैरेलल्स ड्रॉ करेंगे, जिससे ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हों। हो सकता है क्लियर ना हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूरी तरह क्लियर बौद्धिक स्तर पर होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो पाए हम ये प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है जो हम बार बार यूज़ करते हैं वो है सत्य। और जब भी मैं सत्य कहूँ तो उसको मैं अलग अलग, शायद उसके लिए मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ इन वीडियोस के सीरीज़ में। मैं ट्रूथ कह रहा हूँ, मैं ब्रह्म कह रहा हूँ। तो सत्य, ट्रूथ, ब्रह्म, या आप जो भी कह लें, उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन उसमें बस सवाल ये है कि उसके नाम के साथ हमारी मेमोरी नहीं जुड़नी चाहिए, हमारी कंडीशनिंग नहीं जुड़नी चाहिए। जैसे कि मैं एक हिंदू हूँ तो मैं भगवान में मानता हूँ, आप किसी और धर्म के हैं तो आप अपने डेटी में मानते होंगे, या जो भी आपके धार्मिक कॉन्सेप्शंस हैं। तो जब हम सत्य या ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो वो मेरी उस कल्पना की सीमा में नहीं आता, वो उस कल्पना के बाहर की बात है। तो इसको अगर मैं कुछ शब्दों में रखूं, तो मैंने कुछ शब्द जो लिख रखे हैं वो आपके सामने प्रकट करूं। सत्य वह है जो शाश्वत है, जो विचारों और समय की सीमाओं से परे है। सत्य को सोचा नहीं जा सकता, सत्य थॉट के प्रोसेस के बाहर है। सत्य को बस देखा जा सकता है या डायरेक्ट परसेप्शन ही किया जा सकता है। जब मैं देखा जा सकता है कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखों से कुछ देख रहे हैं, आंखों से कोई किसी ईश्वर की आकृति देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो परसेप्शन है और उस परसेप्शन में कोई थॉट नहीं है दोस्तों। और ये परसेप्शन बहुत ही गहरी चीज़ है, जिसे शायद हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो हम उसको परसीव भी कर रहे हैं। अगर बस मैं एग्जाम्पल लूँ, परसेप्शन किसे कहते हैं, जो जैसे कि अगर हम कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज लें, आप किसी भी वैज्ञानिक की जीवनी पढ़ें या किसी भी महात्मन की भी जीवनी पढ़ें, जिन्होंने जीवन के बारे में बड़े ग्रंथ लिखे हैं, या आपको खुद अगर जे कृष्णमूर्ति को पढ़ें, तो हम पाते हैं कि वो जो बातें सामने लाते हैं वो उस समय तक आम जनता तक नहीं पहुंची होती। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये कहा कि टाइम रिलेटिव है, मेरा समय और आपका समय अलग है, तो उस समय के लिए ये क्रांतिकारी था। और कहीं ना कहीं ये थ्योरी देने के पीछे उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स थे। वो निरंतर कुछ सोचते रहते थे और उन्होंने कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट किया, और उस थॉट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कल्पना की कि क्या हो अगर कोई वस्तु बहुत तेज भागे, तो उसके लिए समय क्या होगा। फिर उन्होंने सोचा कि अगर बहुत तेज भागेगी तो भाई समय, स्पीड की भी कोई लिमिट होगी, उस स्पीड की क्या लिमिट होगी। तो इन विचारों में वो गए, लेकिन ये विचार शायद उस परसेप्शन का एक्सप्रेशन था, जो परसेप्शन एल्बर्ट आइंस्टीन को हुआ रहेगा। तो वो परसेप्शन बड़ा ही डायरेक्ट है। उस परसेप्शन के बाद उस परसेप्शन को एक्सप्रेस करने के लिए थॉट का यूज है, वर्ड्स का यूज है, या मैथमेटिकल इक्वेशंस का यूज है। वही अगर जे कृष्णमूर्ति की जो हम बात कह रहे थे, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, उन्होंने जब कहा सत्य तक पहुंचने का कोई मार्ग, कोई जरिया नहीं, तो वो खुद भी कहते थे कि वो
वो परसेप्शन था, उसके बाद उसको अलग अलग ढंग तरह से समझाने के लिए उन्होंने थॉट का यूज़ किया। तो दोस्तों ये बात हम पहले कह भी चुके हैं, लेकिन ये बात को फिर से एम्फेसाइज करना ज़रूरी है कि सत्य को परसीव या सत्य का परसेप्शन हो सकता है जो डायरेक्ट होगा और जो कंप्लीट होगा। सत्य को खंडों में नहीं समझा जा सकता, यह हमेशा पूर्णता में देखा जा सकता है। जब हम सत्य को पूर्णता में देखें या सत्य को परसीव करें तो उसमें कोई सेंटर, कोई अहम नहीं हो सकता। ये नहीं मैं कह सकता कि मैंने सत्य को देख लिया, क्योंकि वहां पे एक सेंटर का बोध होगा, और जहां भी सेंटर का बोध हुआ वहां फ्रैगमेंटेशन आ जाएगा, चीजें खंडित हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर से होल को नहीं देखा जा सकता, होल को होल में समाहित होकर ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों जितने तरह के शब्द देने का प्रयास हो सकता था मेरे द्वारा, जितना मेरी सीमित बुद्धि में आया उतना मैंने एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। अब इसी सत्य को अगर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहें तो जो उदाहरण जो मेरे दिमाग में आता है, जब हम सूरज को देखते हैं तो क्या हम उसे वैसा ही देखते हैं जैसा वह है? अगर हम उसे एक खिड़की के शीशे से देखें तो वह कुछ और लगेगा। अगर हम उसे बिना किसी माध्यम के सीधे अपनी आंखों से देखें तो वह वैसा होगा जैसा वास्तव में है, और शायद हम उसे देख ना पाए, हम कुछ सेकंड्स भी शायद सीधा सूर्य को ना देख पाए। लेकिन अगर खिड़की से देखें तो सूर्य बिल्कुल कुछ और लगता है। समुद्र की लहरों का अगर हम उदाहरण लें, लहरें समुद्र का हिस्सा है लेकिन वे समुद्र नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सत्य समुद्र है और हमारी सोच उसकी लहरें? लहरें क्षणिक है लेकिन समुद्र अडिग है। तो दोस्तों ये तो कुछ उदाहरण थे, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम सत्य को किसी तरह से शब्दों में रखना चाह रहे हैं या कोई फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं जिससे हम सत्य के बारे में कुछ तो जान पाए, कि सत्य ऐसा ना लगे कि सत्य थॉट का ही क्रिएशन है और थॉट ने ही सत्य क्रिएट कर दिया। तो इसीलिए हम इन उदाहरणों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि डिस्क्रिप्शन इज नॉट द डिस्क्राइब्ड, तो ये हम कितने भी शब्द दे दें ये सत्य को डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता। और दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हम कहते हैं, उन्होंने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम या जो टाइम है वो रिलेटिव है। मेरा समय और आपका समय अलग हो सकता है, निर्भर करता है कि हम किस गति से जा रहे हैं या हम किस ग्रेविटी के जोन में हैं। ज़्यादा ग्रेविटी में मेरा समय धीमा हो जाएगा और अगर आप लो ग्रेविटी जोन में हैं तो आपका समय तेज रहेगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम पर्सनल है, लेकिन जो नेचर के लॉज हैं, जो ब्रह्मांड के नियम हैं, वो कांस्टेंट है। चाहे हम उसे अभी समझ पाए हों या ना समझ पाए हों, लेकिन वो जो ब्रह्मांड के नियम हैं वो हमेशा से थे और जब तक ब्रह्मांड है तब तक रहेगा। तो कहीं टाइम जो एक पर्सनल चीज़ है और एक यूनिवर्सल लॉज जो शाश्वत है, तो साइंस में भी इसका हमें नोशन दिखता है और ये नोशन हमें वेदांतों में भी दिखेगा। उपनिषदों में कहा है नेति नेति का सिद्धांत। नेति नेति का अर्थ है यह नहीं। सत्य को खोजने के लिए हमें हर उस चीज को अस्वीकार करना होगा जो विचार या माया से बनी। सत्य को विचार से समझने का प्रयास करना उसे सीमित कर देना है। सत्य केवल परसेप्शन द्वारा प्रकट हो सकता है। तो उपनिषदों में भी कहीं नेति नेति का सिद्धांत दिया गया, जहाँ पे हम डिडक्शन करते हैं और थॉट ने जो भी चीज़ को प्रोड्यूस किया उससे डिस्टेंस बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो सत्य का नोशन है इसको हमने अलग अलग ढंग से प्रकट करने का प्रयास किया। अब जो दूसरा फ्रेमवर्क है वो है माया का, और इस माया को ही हम अलग अलग वीडियोस में थॉट भी कह रहे हैं, रियलिटी भी कह रहे हैं, और हम उसे चेतना भी कह रहे हैं, जो मानवीय चेतना है।
तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो माया को हम कैसे समझें? माया वह है जो वास्तविक लगता है लेकिन वास्तव में वैसा नहीं है। यह विचारों की दुनिया है जो हमेशा खंडित और शर्तबद्ध है, कंडीशनड है। माया हमारी चेतना द्वारा बनाई गई एक परछाई है जो हमें दुनिया को वैसा दिखाती है जैसा हमने अनुभव किया है, न कि वैसा जैसा वो वास्तव में है। हम अपने अनुभवों के आईने से दुनिया को देखते हैं और वही माया है और वही हमारी रियलिटी या वास्तविकता बन जाती है। हमने कई बार विचार को समय कहा है, हमने कहा है थॉट इज टाइम। तो ये हम क्यों कहते हैं? विचार समय की अवधारणा को जन्म देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं कल खुश रहूंगा, तो आपने एक भविष्य की कल्पना की, लेकिन वास्तव में यह केवल एक मानसिक निर्माण है। मैं कल खुश रहूंगा, मैं कल दुखी था, ये विचारों द्वारा प्रकट किया हुआ है। अगर कल की अवस्था के बारे में कोई कल्पना ना हो तो हम समय की क्या ही अनुभूति करेंगे। तो इसीलिए जो टाइम का भी नोशन है, जो एक्सपीरियंशियली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, समय का जो अनुभव है, वो भी थॉट का ही क्रिएशन है। अगर हम उदाहरण लें तो आप दूर रेगिस्तान में पानी का प्रतिबिंब देखते हैं तो वह वास्तविक लगता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वह सिर्फ भ्रम है। इसी तरह माया हमारी चेतना द्वारा बनाई गई छवि है, वो एक परछाई है। अब हम दूसरा उदाहरण लें, आईने में चेहरा देखने का। जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वह हम नहीं होते, वह बस हमारी छवि होती है। माया वह आईना है जो हमें दुनिया को दिखाती है, लेकिन हमेशा एक प्रतिबिंब के रूप में। हमने कहा कि माया या थॉट रिफ्लेक्शन है, रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। और ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आता है? उसी थॉट से आता है। थॉट ने ही इस रियलिटी का निर्माण किया, उसके बारे में सोचकर, और फिर उसी रियलिटी को रिफ्लेक्ट भी किया। गीता के संदर्भ में तो भगवत गीता के संदर्भ में काफी माया के बारे में जिक्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं माया से बाहर निकलना कठिन है, लेकिन यह आत्म जागरूकता से संभव है। माया विचारों और इच्छाओं का एक जाल है जो हमें सत्य से दूर रखता है। गीता में भी यह संदर्भ है। अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो क्वांटम फिजिक्स में चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक क्वांटम पार्टिकल लें, एक इलेक्ट्रॉन लें, तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बताई जा सकती। जब तक उसे मेजर न किया जाए उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई नहीं जा सकती। ऐसा होता है कि अगर उसे ऑब्जर्व न किया जाए तो वो हर जगह होता है, और ये साइंस कहता है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, और जो फोर फादर थे क्वांटम फिजिक्स के। तो इस पूरे क्वांटम फिजिक्स की मूल अवधारणा ही यही है कि जो सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, वो एक ही समय पर कई जगह हो सकते हैं, लेकिन वो एक पोजीशन, मतलब एक समय पर एक स्थान तभी पकड़ते हैं जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। और उन्हें ऑब्जर्व कौन करेगा? उन्हें कोई इक्विपमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा। जब साइंटिस्ट उन्हें मेजर करते हैं तो वो अपनी वास्तविक जगह पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर रहा तो वो सब जगह होते हैं। तो उसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं। दोस्तों, यही नोशन हमें साइंस में भी दिखता है। तो दोस्तों, ये बात हमने की माया की, रियलिटी, थॉट, जो भी हम कहें। हमने यहाँ पे बात कॉन्शियसनेस की भी की थी, और ये कॉन्शियसनेस का निर्माण भी इस थॉट के जरिए हो रहा है। लेकिन जो प्रकृति है उसमें एक्चुअलिटी भी, तो ये जो रियलिटी जो हमारे थॉट बना रही है उसको हमें अलग करना होगा एक्चुअलिटी से। तो अगर हम रियलिटी को वास्तविकता कहें
और एक्चुअलिटी को, जो जो चीज़ें हैं उन्हें हम वस्तु स्थिति कहें। तो वास्तविकता या रियलिटी हमारी सोच और अनुभवों द्वारा बनाई गई है। वस्तु स्थिति या एक्चुअलिटी वह है जो वास्तव में मौजूद है। रियलिटी और एक्चुअलिटी या वास्तविकता और वस्तु स्थिति के बीच का अंतर यह है कि वस्तु स्थिति या एक्चुअलिटी, जैसे पर्वत, पेड़ स्वयं में स्वतंत्र हैं, वह विचार से पूरी तरह स्वतंत्र है, जबकि वास्तविकता या रियलिटी को माया के माध्यम से अनुभव करते हैं। जो हमने जो दुनिया बनाई है अपने ख्यालों में, उसे हम ख्यालों से ही अनुभव करते हैं और ख्यालों से ही वो दुनिया बनाते हैं। और हमने कई बार उदाहरण भी लिया कि पेड़ को देखकर हमें सुखद अनुभूति ज़रूर होती है, और शायद वही अनुभूति एक माया का रूप है, लेकिन इस माया के बाहर भी पेड़ का अपना अस्तित्व है। हमारे जन्म लेने के पहले भी, या मैंने जिस पेड़ को देखा, शायद वो मेरे जन्म के पहले से था, तो उसकी एक स्वतंत्र एग्जिस्टेंस भी है। और ऐसा ही उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पेड़ का अनुभव। जब आप एक पेड़ को देखते हैं तो उसके पत्तों का रंग, उसकी छाया और उसकी सुंदरता देखते हैं, लेकिन यह सब आपके विचारों और अनुभवों पर आधारित है। वस्तु स्थिति या एक्चुअलिटी यह है कि पेड़ केवल एक जीवित प्राणी है जो सूर्य की ऊर्जा से पोषित हो रहा है, लेकिन हमारे अनुभवों में शायद वो कुछ और ही हो। अगर यही हम पर्वत का अनुभव लें, तो एक पर्वत को देखना और यह सोचना कि वह सुंदर है, वह वास्तविकता है। वो हमारी थॉट का प्रोड्यूस किया हुआ है कि वो एक सुंदर पहाड़ है, लेकिन उस पर्वत की उपस्थिति, उसके चट्टानों और मिट्टी का अस्तित्व वस्तु स्थिति या एक्चुअलिटी है। उसको देखकर हम जैसा भी अनुभव करें, हो सकता है मुझे वो सुंदर लगे, किसी को वो भयभीत करने वाला लगे, या किसी और को कुछ और लगे। अगर किसी प्रॉफिटियर या किसी कैपिटलिस्ट को लगे कि उस पहाड़ के अंदर पता नहीं क्या हो, इसको फोड़कर मैं इसमें विस्फोट करके मैं इससे कितनी खनिज संपदा निकालूं। तो ये रियलिटी बड़ी ही सब्जेक्टिव होगी, डिपेंडिंग ऑन जो व्यक्ति उसे देख रहा है, उसकी कंडीशनिंग कैसी है। तो दोस्तों, ये बात हमने की, एक कंपैरिजन की रियलिटी और एक्चुअलिटी की। रियलिटी को ही हम माया या थॉट भी कह रहे हैं, और एक्चुअलिटी को हम वस्तु स्थिति कह रहे हैं, या जो एक्चुअल है, जो प्रकृति है। हमारा शरीर भी एक्चुअल है। हमारा शरीर इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा है। तो ये भेद करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं अवेयरनेस की। अवेयरनेस को हम हिंदी में जागरूकता कह सकते हैं। जागरूकता का अर्थ है किसी भी चीज को उसकी प्रकृति में देखना, बिना किसी निर्णय के, जैसा वो है वैसा देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी चॉइस के। जागरूकता विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा देखने में मदद करती है। जो हमने चॉइसलेस अवेयरनेस की बात की थी, अगर हमारे अवेयरनेस में, जागरूकता में चॉइस आ गई तो वो थॉट बन जाएगा। उदाहरण के लिए, क्रोध का अनुभव। जब हम गुस्सा होते हैं तो जागरूकता हमें यह देखने में मदद कर सकती है कि क्रोध कहां से आ रहा है। क्या यह किसी अतीत की घटना से जुड़ा है? क्या यह अहंकार की प्रतिक्रिया है? तो वहां अवेयरनेस का रोल आ सकता है। दोस्तों, तो ये बात हो गई जागरूकता की या अवेयरनेस की। हमने एक और फ्रेमवर्क की बात की है कई बार, अटेंशन या ध्यान की। तो अटेंशन को हम कैसे डिस्क्राइब करें? ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से उपस्थित होना, अपनी ऊर्जा को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना। ध्यान जागरूकता का अगला कदम है, जिसमें गहराई और स्थिरता होती है। जब अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, तो उसके बाद हम फोकस कर सकते हैं, अटेंशन कर सकते हैं, और उस अटेंशन को किसी केंद्र पर सीमित कर सकते हैं। और अटेंशन को समझना
दैनिक जीवन में कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं, क्योंकि हर बार हमें यही समझाया जाता है कि जो भी हम काम करें वो पूरे अटेंशन के साथ करें। तो उसका क्या मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पर रहे, तो उसे हम एक तरह से कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। लेकिन अटेंशन में और कंसंट्रेशन में जो बुनियादी फर्क है कि अटेंशन में एनर्जी का भी नोशन है। कंसंट्रेशन बस ध्यान है, लेकिन अटेंशन में वो एनर्जी भी है, वो लव की एनर्जी भी है। हमने उदाहरण भी दिया था कि हम कई बार देखते हैं कि अगर हम किसी कथा में बैठे हैं जो कथा हमें बहुत पसंद है, और ऐसा हमने देखा है कि जब रामायण के सीरियल आते थे तो कई लोग बस देखकर ऐसा भाव विभोर हो जाते थे कि उनकी आंखों से आंसू आने लगते थे। तो वहां पे सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं थी, वो कंसंट्रेट होकर वो सीरियल तो देखते थे, लेकिन वो जो श्री राम का चरित्र था उसमें लोग ऐसा खो जाते थे कि वो कंसंट्रेशन से आगे चला जाता था, वो अटेंशन था, और उसमें वो प्रेम की भावना स्वतः आ जाती थी। तो अटेंशन में फोकस के साथ एनर्जी की भी क्वालिटी है और प्रेम की भी क्वालिटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन्हीं फ्रेमवर्क्स को पूरी तरह डिस्क्राइब करना चाह रहा था, जितने शब्दों के साथ मैं कर पाऊँ, इसीलिए मैंने उनके डिस्क्रिप्शंस नोट कर रखे थे, और जहाँ जहाँ रेलिवेंट था वहाँ मैं पढ़कर सुना रहा था। क्योंकि हमारी जो पूरी इंक्वायरी है वो इन्हीं फ्रेमवर्क्स के अराउंड है, तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो इन फ्रेमवर्क्स पर बनाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पुनः से ये फ्रेमवर्क्स क्या हैं? ये फ्रेमवर्क हैं सत्य, और उसी सत्य को हम ट्रूथ, ईश्वर ही कह रहे हैं। सत्य, ट्रूथ, ईश्वर। दूसरा फ्रेमवर्क है माया का, थॉट या रियलिटी का। फिर तीसरा फ्रेमवर्क है जो थॉट और रियलिटी है उसको एक्चुअलिटी से अलग करने का, प्रकृति से अलग करने का। और फिर फ्रेमवर्क है अवेयरनेस का और अटेंशन का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो एक रिकैप सा होगा उन फ्रेमवर्क्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को समझने का, जिनका यूज़ हम लगभग हर वीडियो में करेंगे। हम लगभग हर इंक्वायरी में इन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, सत्य तो शायद हमने कहा ही कि थॉट के परे है। माया को समझना कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे थॉट द्वारा निर्मित है। एक्चुअलिटी को भी समझना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमें सामने दिखता है। जो प्रकृति है वो एक्चुअलिटी है। असली जो काम है वो अवेयरनेस और अटेंशन का है। कॉन्सेप्चुअली अवेयरनेस और अटेंशन को समझना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना एक चुनौती है। और अवेयरनेस और अटेंशन अगर अपनी पीक पर ना हो पाए तो उसके आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अवेयरनेस और अटेंशन अगर अपने पीक को ना पकड़ पाए तो फिर सत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये जो इंक्वायरी का प्रोसेस है, मेरे हिसाब से ये इंक्वायरी का प्रोसेस इसी अवेयरनेस की क्षमता को धार देगा, इसी अटेंशन की क्षमता को धार देगा। जब हम इंक्वायरी करेंगे और अपनी मनस्थिति, भावनाओं को समझेंगे, तो उनके प्रति ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा जागरूक होंगे, और ज़्यादा जागरूक होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ ज़्यादा अटेंशन होगी उसमें, और उस अटेंशन में एनर्जी होगी। तो दोस्तों, ये जो पूरी इंक्वायरी का प्रोसेस है, ये इसी जागरूकता या अवेयरनेस और अटेंशन को पुख्ता करने के लिए, को धार देने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है कि ये रिकैप वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, आपको पसंद आएगा। इसके आगे हम जो पिछले वीडियो में जहाँ पे हमने अंत किया था अपने डिस्कशंस का, जहाँ पे हमने ऊर्जा की बात की थी, सत्य की ऊर्जा की कल्पना की थी, कुंडलिनी की एनर्जी की बात की थी। उसके आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो एक रिकैप सा था उन फ्रेमवर्क्स का, जिन फ्रेमवर्क्स का यूज़ करके हम ये इंक्वायरी में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।